हे गाइस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी पहली वीडियो नहीं है इस चैनल पर। मैं पहले भी कई बार वीडियो डालने की कोशिश कर चुका हूँ, बट मुझे एडिटिंग ठीक से नहीं आती है और वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। दैट इज़ वाई मैं कंटिन्यू नहीं रह पाता, बट दिस टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कंटिन्यू रह सकूँ। तो अभी के लिए चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, अपना लेक्चर। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, जिसे हम अपना लेक्चर फर्स्ट भी कह सकते हैं, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। और इंडियन हिस्ट्री में भी मोर स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एंशियंट हिस्ट्री, जिसका टाइम पीरियड मेनली IVC से लेकर यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं मिडिवल हिस्ट्री, जिसका टाइम पीरियड 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी कर देता हूँ 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। एंड देन उसके बाद फिर आती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका टाइम पीरियड 17वीं शताब्दी से लेकर अभी प्रेजेंट तक हम मॉडर्न हिस्ट्री में ही गिन लेते हैं, क्योंकि अगर हम 2-3 साल पहले की घटनाएं देखें तो वो कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री में ही आ जाती है। ओके, सो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो यूरोपियन कंपनीज़ थी वो भारत आखिर आई क्यों, ऐसे कौन से सरकमस्टांसेस यूरोप में बने थे जिन्होंने उन्हें भारत आने पर मजबूर किया या प्रोत्साहित किया, हम कह सकते हैं। ओके, सेकेंडली फिर हम ये देखेंगे कि उनके आने का क्रम क्या था, क्योंकि अगर हम देखें तो ओनली ब्रिटिशर्स नहीं थे, जैसे कि अंग्रेज नहीं थे जो केवल भारत आए थे, उनके साथ और भी लोग कई भारत आए थे, उनसे पहले आए थे। जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें पुर्तगाली देखने को मिलते हैं जो 1498 में भारत आ रहे हैं। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स भारत आ रहे हैं सन 1600 में। फिर उसके बाद डच भारत आ रहे हैं 1602 में। फिर उसके बाद डेनिश लोग भारत आ रहे हैं 1616 में। फिर उसके बाद फ्रांसीसी भारत आ रहे हैं 1664 में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि केवल ओनली ब्रिटिशर्स नहीं थे जो भारत आए थे, काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिनकी कंपनीज भारत आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि इतनी सारी कंपनियों में से ये जो इतनी सारी कंपनियाँ हैं, इनमें से ओनली ब्रिटिशर्स थे जो आगे बढ़े और आगे बढ़कर एक भारत जैसे एक बड़े भूभाग पर, क्योंकि आज के टाइम के मुकाबले पहले जो भारत था वो अनडिवाइडेड इंडिया था। ओके, तो उसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो इतने बड़े भूभाग पर आखिर कैसे ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा कर लिया और ये जो उनका कब्ज़ा था वो इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली था। देन उसके बाद उन्होंने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ थी, ऐसे कौन से हथकंडे थे, ऐसे कौन सी नीतियाँ थी जिनकी मदद से उन्होंने इतने बड़े भूभाग पर कब्ज़ा कर लिया, हम ये भी देखेंगे। फिर उसके बाद फिर हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो इंडियंस थे उन्होंने कैसे हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए अपना संघर्ष शुरू किया। हम देखेंगे 1857 की क्रांति कैसे हुई थी, क्या कारण थे जिसकी वजह से वो फेल हुई थी। साथ ही साथ फिर इसके फेल होने की वजह से कौन सी हमने अपनी स्ट्रेटजीज में चेंजेस किए आज़ादी लेने के लिए। ओके, अभी के लिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये देखिए टाइटल भी डला हुआ है, वाई डिड यूरोपियंस कम टू इंडिया, आखिर यूरोपियंस भारत क्यों आए थे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा हम एक मोटे तौर पर बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। तो 20 में 1498, कई जगह आपको 17 में भी लिखा मिल सकता है, बट मेरे हिसाब से 20 में ज़्यादा सही तारीख है। आप एक बार बुक में अपनी चेक कर लीजिएगा। तो 20 में 1498 को वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, वो केप ऑफ गुड होप से होकर एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद, यानी कि गुजरात का एक व्यापारी था, ये उसकी सहायता से भारत आया था। और ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। प्रेजेंट में ये केरल में स्थित है और अभी इसका नाम कोझिकोड हो चुका है। ओके, तो ये कालीकट में आया था। कालीकट में इसका स्वागत किया था जमोरिन ने। एक्चुअली जमोरिन कालीकट का राजा नहीं था, मतलब राजा था बट उसका नाम जमोरिन नहीं था। जमोरिन उसकी उपाधि थी, जैसे कि राजा, राज, सम्राट, इसी तरीके से जमोरिन वहाँ के राजाओं को जमोरिन कहा जाता था। नाम उसका कुछ और था बट उसकी उपाधि जमोरिन थी। ओके, तो उसने उसको स्वागत किया था। जमोरिन के बारे में इससे ज़्यादा जानने के लिए कुछ ऐसा खास है नहीं, बस ये बेसिक से है कि कालीकट पर जब वास्को डी गामा भारत आया था तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ओके, तो अभी हम मैप में देख लेते हैं कि उसके आने का आखिर रूट क्या था। पहले आप ये देख रहे हैं छोटी सी जगह, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है और इसी के ऊपर यहाँ पर ये ब्रिटेन है, यहाँ पर इस जगह ब्रिटेन है। ओके, सो पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि पुर्तगाल में जो वास्को डी गामा के आने से पहले पुर्तगाल से एक यात्री और निकला था भारत की खोज के लिए, जिसका नाम था बार्थोलोम्यू दियाज। अफ्रीका के आखिरी छोर तक आया था।
ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। मैप में आप समझ पा रहे होंगे ये अफ्रीका है। अफ्रीका का ये जो आखिरी शोर है, यहाँ तक बार्थोलोमी दियाज आया था और इसने उस जगह का नाम दिया था केप ऑफ गुड होप, जिसे हम हिंदी में आशांतरीप भी कहते हैं। इसका उसने नाम दिया था केप ऑफ गुड होप। और वो भारत के लिए ज़्यादा आगे नहीं आया, फिर वो यहीं से वापस अपने देश पुर्तगाल के लिए लौट गया था। वो इस तरीके से आया, आखिरी छोर तक अफ्रीका के आया और फिर यहीं से वो वापस लौट गया। ओके, फिर उसके कुछ समय बाद पुर्तगाल की एक सिटी है जिसका नाम है लिस्बन। लिस्बन से वास्को डी गामा भारत के लिए चलना शुरू करता है और केप ऑफ गुड होप होकर, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, केप ऑफ गुड होप होकर भारत के एक बंदरगाह कालीकट पर आकर उतरता है। ओके, गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से। तो ये कुछ इसका रूट था। ये जो देख रहे हैं ये यूरोप है, ये वाला एरिया यूरोप है और वो यहाँ से होकर, इस जगह से होकर ये केप ऑफ गुड होप होकर भारत के लिए आ रहा है। यहाँ पे आप मैप की सहायता से समझ गए होंगे कि उसका रूट क्या था। जलमार्ग से होकर वो भारत की ओर आ रहा है। ठीक है, तो हम ये रीजंस की पे थोड़ा नज़र डाल देंगे। आखिर वो रीजंस कौन से थे जिन्होंने यूरोपियन कंपनीज़ को भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया था। सबसे फर्स्ट हमारा जो रीज़न आता है वो आता है रेनेसां। रेनेसां का मतलब होता है पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली जो यूरोपियन जो मिडिवल एरा था, या जो यूरोप का जो मध्यकाल था, उस समय वहाँ का जो समाज था, वहाँ का जो विज्ञान था, वहाँ का जो साहित्य था, उसमें ठहराव आ गया था। यानी कि वहाँ पे जो चर्च था उसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था कि वहाँ के जो लोग थे उनमें सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता लगभग ख़त्म सी हो गई थी। वहाँ पर चर्च जो बोलता था वो उसी को बिना किसी तर्क किए, बिना कोई सवाल जवाब किए मान लेते थे। तो फिर धीरे धीरे लोगों में लोगों ने ये सोचा कि यार ज़रूरी थोड़ा ना कि चर्च जो बोल रहा है वो सही ही बोल रहा होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आपने नाम सुना होगा क्रूसेड का, जिन्हें हम धर्म युद्ध कहते हैं। तो वो लड़े गए थे जिसमें कि इन दी एंड अंग्रेज लोग हार गए थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो हार गई थी। तो और जबकि चर्च ने कहा था कि वो लोग जीतेंगे। तो जब वो हारे तो लोगों ने सोचा कि यार ज़रूरी नहीं कि चर्च हर बार सही ही होगा, चर्च गलत भी हो सकता है। तो फिर लोगों में धीरे धीरे ये समझ आई कि यार हमें जो चर्च जो कह रहा है या जो भी बातें हैं हमें उन पर तर्क करना है, हमें पूछना है कि आखिर ऐसा क्यों है, किस लिए है, क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सब जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो लोगों में आप देख पा रहे हैं कि मध्यकाल में कहीं ना कहीं लोगों में फिर से बौद्धिकता का विकास हो रहा है, लोगों में फिर से इंटेलिजेंस आ रही है, लोगों में तार्किकता का विकास हो रहा है ना, लोगों में इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, लोगों में क्रिएटिविटी आ रही है। अगर आप मध्यकाल पढ़ेंगे यूरोप का तो उसमें आप देख पाएंगे कि नए नए साहित्यकार उभर कर आ रहे हैं, नए नए मूर्तिकार उभर कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुनर्जागरण भी इसका एक बहुत मेन रीज़न था कि धीरे धीरे यूरोप का जो समाज था वो प्रगति करना शुरू कर दिया था आगे की ओर। ओके, फिर उसके बाद हमारा एक सेकंड रीज़न आता है अरब एंड टक्स इन्वेजन। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अभी हम मैप की सहायता भी समझेंगे, पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि 7th AD में, यानी कि 7वीं शताब्दी में जो अरब था, मैं अभी आपको मैप में समझाऊंगा कि जो अरबी देश थे उन्होंने पर्शिया और इजिप्ट पर कब्जा कर लिया था। फिर आगे का टाइम आता है 1453 AD, यानी कि 1453 ईस्वी में जो टर्क्स आ गए, जो तुर्क थे, जो उन्होंने एशिया माइनर और कुस्तुनतनिया, जो कि प्रेजेंट डे टर्की में आता है, वहाँ पर कब्जा कर लिया था। और इस वजह से क्या है, मुस्लिम इंटरमीडिएट्स बहुत बढ़ गए थे। अब मैं ये समझाता हूँ इस पॉइंट का आखिरी मतलब क्या है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये अरब है, ये हमारा पर्शिया है और ये हो गया इजिप्ट। 7वीं शताब्दी पे अरब ने ये इजिप्ट पर और ये पर्शिया पर, ये इस एरिया पर कब्जा कर लिया। और अरब के तो यही था ही, तो ये लगभग ये पूरा एरिया अरब्स के कंट्रोल में आ गया। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट। ये वाला एरिया, ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया था वो अरब्स के कंट्रोल में आ गया था। फिर उसके बाद 1453 AD में जो टर्क्स आ गए थे, टर्क्स ने भी कहीं ना कहीं ये पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया था। तो अब आप जरा ये देखिए, ठीक है, अब आप ये देखिए, ये यूरोप है, ये इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर कोई भी सामान अगर जाएगा स्थल मार्ग के सारे, जैसे कि जो सामान जाता था वो पहले फारस की खाड़ी से होकर जाता था, ये फारस की खाड़ी,
सॉरी ये है फारस की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी से यहाँ से जाता था, पहले वो पर्शिया पहुँचता था, फिर पर्शिया से स्थल मार्ग के सारे वो यूरोप जाता था। इसी तरीके से ये गल्फ ऑफ अडेन है, जिसे अडन की खाड़ी कहा जाता है, वो अडन की खाड़ी से यहाँ से होकर जाता था। उस टाइम पे सुएज नहर नहीं थी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आज के टाइम में आपको सुएज नहर देखने को मिलेगी, तो उस टाइम में सुएज नहर तो थी नहीं, तो यहाँ से फिर ये सामान जाता था, फिर इजिप्ट जाता था, इजिप्ट के सारे फिर ये यहाँ से ऐसे हो गए यूरोप में पहुँचाया जाता था। अब यूरोप में जो पहुँचाया जाता था, तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो एरिया है इस पर तो कब्जा कर लिया है अरब्स ने, अरब से कब्जा कर लिया है, तो इस एरिया में क्या है, जो मुस्लिम बिचौलिए थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। अब आप ये देखिए, अगर आप कोई सामान जैसे कि सपोज ए कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो उसे बी को बेचेगा, ठीक है, फिर बी उस प्रोडक्ट को सी को बेचेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो बी है, ये बिचौलिया है, ये कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट कमाएगा। अगर ये प्रॉफिट कमाएगा तो कहीं ना कहीं जो वस्तु की प्राइस है वो बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी तो इसे ज़्यादा अपने पैसे पे करने पड़ेंगे प्राइस के लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो बिचौलिया आ गया था, तो इस वजह से क्या जो प्राइस थी, जो इंडिया से होकर जो सामान जाता था यूरोप के लिए, तो यहाँ पर उसकी कहीं ना कहीं रेट बढ़ जाती थी। तो वो भी एक मेन रीज़न था जिसने जो यूरोपियंस थे उनको प्रोत्साहित किया कि वो खुद डायरेक्ट जाकर, जैसे इस स्थल मार्ग पर तो अरब टैक्स का कब्जा हो गया था, तो वो खुद एक नई जल मार्ग की खोज करें जिससे वो डायरेक्ट एशिया से अपना ट्रेड कर पाएँ, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हमारी जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है ट्रेडिंग मोनोपोली का, ठीक है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए जैसे कि यूरोप है, ओके, तो ये जो वेनिस और जिनेवा थे वो यूरोप के हिस्से थे, लेकिन यूरोप में कहाँ पर, एक्चुअली ये पूर्वी यूरोप, जैसे कि ये ईस्टर्न साइड हो गई, ये वेस्टर्न साइड हो गई, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ये ईस्टर्न साइड हो गई यूरोप की और ये वेस्टर्न साइड हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया था इसमें वेनिस और जिनेवा थे, ठीक है। तो वेनिस और जिनेवा थे, तो अब जैसे कि अगर ईस्ट की साइड से जो भी सामान आ रहा है, जैसे सपोज ये इंडिया है, इंडिया से जो भी सामान आएगा तो पहले वो पहुंचेगा ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप से फिर वो आगे पहुंचेगा वेस्टर्न यूरोप में। तो ये जो वेनिस और जिनेवा थे, ये ईस्टर्न यूरोप से जो ट्रेड होता था, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करते थे वो वेनिस और जिनेवा ही करते थे। और वेनिस और जिनेवा ये नहीं चाहते थे कि जो वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया था ना कि जैसे कि जो ये जो पूरा यूरोप है, तो यूरोप में ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये वाला हो गया वेस्ट यूरोप, सॉरी ये हो गया ईस्ट यूरोप, और ये हो गया वेस्ट यूरोप। तो ये जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैप में, कहीं ना कहीं जो सबसे पहले पुर्तगाल आ रहा है, फिर उसके पीछे पीछे स्पेन आया जा रहा है, उसके पीछे फ्रांस आ रहा है, उसके पीछे ब्रिटेन आ रहा है, तो ये पूरी वेस्ट यूरोप के कंट्रीज़ हैं, देख रहे हैं आप। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो ईस्टर्न यूरोप जो ट्रेड करता है, जैसे कि यहाँ से जो ट्रेड होता था स्थल मार्ग से, तो सबसे पहले यहाँ पे सामान पहुँचाया जाता था, फिर उसके बाद यहाँ पे सामान पहुँचाया जाता था। तो ये इस इधर की जो कंट्रीज़ थी वो ये नहीं चाहती थी कि इधर की जो कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न यूरोप की, वो इस जो इतना प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसमें ये पार्टिसिपेट करें। अब जैसे कि प्रॉफिटेबल ट्रेड का मतलब मैं आपको समझाऊँ, जैसे कि जो वास्को डी गामा इंडिया आया था, तो इंडिया से ये बताया जाता है कि वो केवल ₹1 के मसाले वो भारत से लेकर गया था पुर्तगाल, और उसने ₹1 के मसाले पर उसने ₹60 का प्रॉफिट किया था, यानी कि उसने ₹1 की चीज़ ₹60 में बेची थी। इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड था। तो ऐसे ट्रेड में कौन आखिर पार्टिसिपेट करना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो वेनिस और जिनेवा की मोनोपोली थी ईस्टर्न ट्रेड के साथ, तो उसको कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी वो उसे तोड़ना चाहती थी। फिर उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट आता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पुनर्जागरण था उसकी वजह से लोगों में काफ़ी इंटेलिजेंस फैली थी, काफ़ी तार्किकता आई थी। तो इस वजह से क्या है कि तब नई नई खोजें शुरू हुई। जैसे कि उसी टाइम में मैग्नेटिक कंपास खोजा गया। तो मैग्नेटिक कंपास क्या है, हमेशा नॉर्थ की तरफ उसकी निडल इशारा करती है। तो इस वजह से क्या है कि जो समुद्र था वहाँ पे लोगों को जो अपना पथ है, वो जो रास्ता है वो खोजने में दिक्कत कम आती थी। उसके बाद प्रिंटिंग, उस टाइम में क्या प्रिंटिंग वर्क शुरू हुआ। मतलब प्रिंटिंग वर्क तो पहले से भी चलता आ रहा था, लेकिन क्या उस टाइम में प्रिंटिंग मशीन की खोज हो गई थी। तो प्रिंटिंग मशीन से क्या है, जो भी नक्शे बनते थे उनकी तेज़ी से प्रिंटिंग छपाई शुरू हो गई। तो इस वजह से क्या है, नक्शे ज़्यादा लोगों के हाथ में पहुँचे, ज़्यादा लोगों के हाथ में नक्शे पहुँचे, तो जल्दी जल्दी लोग अपनी यात्राओं पर निकलने लगे। तो ये भी एक मेन कारण था। हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म। अब देखिए स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म से क्या मतलब है मेरा, मैं आपको समझाऊं। जैसे कि कैपिटलिज्म के बारे में आपने इकोनॉमी पढ़ाई होगा, तो कैपिटलिज्म मेनली फोकस करता है प्रॉफिटेबिलिटी पे और मार्केट कॉम्पिटिशन पर। ओके, तो अब तो देखिए, अब जैसे कि जो उस टाइम में क्या है कि लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था एग्रीकल्चर में, वो उस एग्रीकल्चर में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, उतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं थे। और साथ ही साथ अगर आप ये देखेंगे कि जो यूरोप था, यूरोप में क्या है
धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। वहाँ पे क्या फैक्ट्रीज़ बनना शुरू हो गई थी। अब फैक्ट्रीज़ की वजह से क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिली थी, यानी कि कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री में क्या है सामान ज़्यादा बनता है, ज़्यादा बनने के लिए क्या कच्चे माल की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से क्या है कि अब अगर आपके पास माल ज़्यादा है, आपके पास सप्लाई ज़्यादा है, तो आप उसे बेचोगे कहाँ? अगर आप खुद के देश में चलो आप अपनी सप्लाई पूरी कर दे रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास जो सामान है, जो मैन्युफैक्चरर आपकी जो फैक्ट्री है वो उधर से सामान ज़्यादा बन के आ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा बाज़ार चाहिए। आप चाहोगे कि आप पड़ोस के देशों में से बेचो। पड़ोस के देश, अगर सपोज़ पड़ोस के देश में भी आप अगर बेच देते हो और आपके पास तब भी अगर माल ज़्यादा है, तो आप उसको और कहाँ बेचना चाहोगे? आप नए नए बाज़ार खोजना चाहोगे। और फिर उसके बाद अगर आपको जो कच्चा माल चाहिए, अब आपको कच्चा माल अगर चाहिए तो आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी जहाँ पर आप अपना कच्चा माल उगा सको, जहाँ पर बना सको। आपको उसके लिए मज़दूर चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल रही थी यूरोप के। साथ ही जो रॉ मटेरियल है और जो न्यू मार्केट्स जैसे कि मैंने आपको समझाया, उसकी खोज शुरू हो गई थी। जैसे कि अगर हम अब इधर देखें तो है ना, जैसे कि अफ्रीका था, अफ्रीका भी एक बहुत बड़ी कॉलोनी था ब्रिटेन की, भारत भी एक बहुत बड़ी कॉलोनी था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भारत में है ना, ज़बरदस्ती भारत के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करके उनको मजबूर किया जाता था कि वो वही खेती करें जो ब्रिटिशर्स उनसे करवाना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से फिर वो क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल पहुँचाते थे यूरोप, फिर यूरोप की फैक्ट्री से वो माल बनकर दोबारा भारत के मार्केट्स में आ जाता और फिर भारत के मार्केट्स में उस माल को बेचा जाता था। फिर तो उससे जो प्रॉफिट होता था वो यूरोप को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से वो भारत आने के लिए प्रोत्साहित हुए थे, ठीक है। फिर कुछ अदर रीजंस में भी हम देख लेते हैं, जैसे कि जो ट्रैवलिंग स्टोरीज़ थी मार्को पोलो की, जैसे कि जो आप देखोगे इतिहास में कि काफ़ी सारे यात्री भारत आते रहे हैं। तो मार्को पोलो था, उसकी स्टोरीज थी, जैसे कि जो ईस्ट है, ईस्ट में इतनी सारी धन दौलत है, इतना सारा पैसा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं यूरोपियंस को फैसिनेट किया कि यार जाना चाहिए, यूरोप में आकर देखना चाहिए, मतलब ईस्ट में जाकर देखना चाहिए कि कितने, मतलब वहाँ की इतनी ज़्यादा सुनने में आता है कि इतना धन संपदा है, तो कैसा क्या वहाँ का कल्चर है, वहाँ पर जाकर देखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट हमारा आ जाता है सेंट्रलाइज स्टेट्स का, जैसे कि जो मिडिवल इरा के बाद यूरोप में सेंट्रलाइज स्टेट्स इमर्ज हुई थी कुछ, जैसे कि स्पेन की, पुर्तगाल की। तो सेंट्रलाइज स्टेट्स ने क्या है कि वहाँ के जो नाविक थे, वहाँ के जो खोजकर्ता थे, उनको है ना प्रोत्साहित किया, उनको फंड किया कि हम आपको पैसा देंगे, आप जाकर नई नई जगहों की खोज करो, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने न्यू जियोग्राफिकल डिस्कवरीज़ के लिए उनको फंड किया, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया एक्सप्लोरर्स को, वहाँ की जो सेंट्रलाइज स्टेट थी उन्होंने, ठीक है। फिर एक रीज़न आ जाता है कि प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी भी देश दुनिया में फैले, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो जाता है। चलिए, ये हमारी स्लाइड ख़त्म होती है यहाँ पर। तो ये कुछ एक वीडियो थी जिसमें मैंने प्रकाश डालने की कोशिश करी कि आखिर वो कौन सी रीजंस थे जिन्होंने यूरोप को भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया था। आई नो कि मैंने शायद उतने अच्छे से नहीं समझा पाया होगा, क्योंकि मैं कोई इसमें अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ, धीरे धीरे खुद भी सीख ही रहा हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि धीरे धीरे इन सब चीज़ों में सुधार कर सकूँ। और अगर आपको कुछ सजेशन या कुछ सुझाव देना हो कि कैसे मैं कुछ और सुधार कर सकता हूँ, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू। और अगर आप कुछ मुझसे कुछ छूट भी गया हो तो आप वो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।